हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। मैं दिलीप खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब अपन देखते हैं कि जो हमने पढ़ा था, अपन क्या चल रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स में, कुछ नेटवर्क की थ्योरमें चल रही थी। उसी नेटवर्क की थ्योरम में अपन ने क्या किया, अपन ने दो थ्योरम पढ़ ली थी। एक तो अपन ने पढ़ ली थी अध्यारोपण की प्रमेय, दूसरी पढ़ ली थी पारस्परिकता की प्रमेय। आज अपन बात करते हैं थर्ड नंबर की थ्योरम में अपने पास अधिकतम शक्ति संचरण की प्रमेय। अब इस प्रमेय में होना क्या है अपने पास, देखो मैंने वैसे तो स्टेटमेंट लिख दिया है, इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यानी अपने पास देखो मीनिंग से ही पता है कि एक तो मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम शक्ति, अधिकतम शक्ति, फिर वो कह रहा है कि ट्रांसफर थ्योरम। ट्रांसफर का मीनिंग वही होता है जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, उसको स्थानांतरित करता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर कर रहा है। तो अपन इसमें जो भी होगा वो स्टेटमेंट भी क्या कह रहा है कि इसमें जो अपने पास मैक्सिमम पावर है वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा वो देखते हैं अपन, तो वो देखते हैं अपन स्टेटमेंट में। तो देखो मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है कि इस प्रमेय के अनुसार जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होती है यानी कॉन्जुगेट होती है, तो लोड को संचरित शक्ति का अधिकतम मान क्या होता है, अधिकतम होता है। यानी शक्ति का जो मान होता है वो अधिकतम होता है। किस केस में, इस प्रमेय के अनुसार जब किसी परिपथ में, ये वाला मान लिया कि कोई, जब किसी परिपथ यानी ये कि अपना कोई भी सर्किट है या फिर कह सकते हैं कि एक नेटवर्क है। तो ये नेटवर्क कैसा माना है अपन ने, टू टर्मिनल माना है, क्योंकि इसमें टू टर्मिनल मानते हुए क्या किया अपन ने, एक तो लोड इंपीडेंस लगाया, एक क्या लगाया, इसकी आंतरिक प्रतिबाधा। मान लिया कि अपने पास ये क्या वोल्टेज सोर्स है यानी ई क्यू क्या लगाया है, वोल्टेज सोर्स लगाया है। तो इसकी जो आंतरिक प्रतिबाधा होगी वो क्या होगी अपने पास, जेड क्यू मानी है। तो इसमें अपन ने लिखा है कि जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी हो, लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा यानी अपने पास लोड प्रतिबाधा तो ये वाली है, स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा ये वाली है। तो ये वाली उन्हीं कैसी चाहिए, परस्पर संयुग्मी यानी परस्पर कॉन्जुगेट। का मीनिंग क्या होता है, यदि यहाँ पे मानता हूँ कि मैं ये क्या अपना x प्लस आयोटा y है, तो फिर ये वाला क्या होना चाहिए अपने पास, x माइनस आयोटा y। ये कॉन्जुगेट का मीनिंग होता है। तो कह सकते हैं कि अपने पास x प्लस आयोटा y है, तो ये क्या होना चाहिए अपने पास, x माइनस आयोटा y। यदि ये वाला केस फॉलो करता है यानी इसकी आंतरिक प्रतिबाधा क्या है, x प्लस आयोटा y, इसकी लोड प्रतिबाधा क्या है, x माइनस आयोटा y, यानी इसकी जो इंटरनल इंपीडेंस है वो तो क्या होनी चाहिए ये, और जो लोड इंपीडेंस है वो क्या होना चाहिए ये। यदि ये वाला केस फॉलो करता है तो अपन कह सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स है, इससे क्या होगा, मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होगा, कहाँ पे, लोड पे। तो यही अपना जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो यही कहता है कि कोई भी परिपथ या कोई भी सर्किट लिया है अपन ने, सर्किट में क्या किया अपन ने, वोल्टेज सोर्स लिया है। अब यहाँ पे मानते हैं कि जो इंटरनल इंपीडेंस यानी आंतरिक प्रतिबाधा का मान है वो कितना है, x प्लस आयोटा वाई। तो ये वाला जो लोड का मान है वो कितना होना चाहिए, x माइनस आयोटा वाई। तो x माइनस प्लस आयोटा वाई और माइनस आयोटा वाई ओनली समझने के लिए लिखे, तो इस टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। तो यदि इस ये वाला केस फॉलो करता है तो अपन कह सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर हो रहा है यानी अधिकतम शक्ति का संचरण हो रहा है। तो अधिकतम शक्ति का संचरण, ये तो इसका स्टेटमेंट था। अब अपन देखते हैं कि इसमें निकालना क्या और कैसे अपन इसको प्रूफ करेंगे, क्योंकि हर थ्योरम का अपन ने प्रूफ भी किया है तो इसको भी प्रूफ करना है। तो प्रूफ मानते हैं कि अपने पास देखिए प्रूफ क्या माने, सबसे पहले ये आपका स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी परिपथ में, ये वाला परिपथ हो गया, लोड प्रतिबाधा यानी लोड इंपीडेंस तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा यानी इंटरनल इंपीडेंस, आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर क्या हो, संयुग्मी हो, यानी ZL और ZE की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेट होनी चाहिए। तो स्रोत से लोड का अधिकतम शक्ति का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, यानी अधिकतम शक्ति ट्रांसफर होती है, या कह सकते हैं कि वहां पर जो लोड पर पावर का मान होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा। यदि यहाँ पे बात करें कि ये कैसे लिखते हैं, इसका प्रूफ करते हैं अपन। तो प्रूफ में देखो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि सर्किट की थ्योरी आप लिख सकते हो कि सबसे पहले अपन ने क्या माना है, कोई भी टू टर्मिनल नेटवर्क है जिसमें मैंने क्या माना है, वोल्टेज सोर्स माना है जिसका मान कितना है, ई क्यू है। इसकी आंतरिक प्रतिबाधा यानी इंटरनल इंपीडेंस कितना है, जेड क्यू है, और लोड इंपीडेंस कितना है, जेड एल है। तो ये वाली सर्किट की 2-3 लाइन लिखनी है आपको बना के। उसके बाद क्या करना है अपन को, उसके बाद करना है, मैं यदि प्रतिरोध लिखूँ यानी लिखता हूँ यहाँ पे प्रतिबाधा, यानी प्रतिबाधा को मैं यदि आयोटा की फॉर्म में लिखना तो उसको कैसे लिखेंगे, यानी प्रतिबाधा यानी ये हो जाएगा प्रतिरोध प्लस का आयोटा या फिर जे जो आप काम में लेते हो वो, और यहाँ पे आ जाएगा इसका प्रतिकार।
प्रतिघात का मीनिंग क्या होता है अपने पास, आर रिएक्टेंस यानी रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है अपना प्रतिघात होता है, प्रतिरोध क्या होता है रेजिस्टेंस होता है। तो ये दोनों का क्या होता है मीनिंग होता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो अपने पास प्रतिबाधा है दोनों की, यानी अपने पास जो जेड ई की वैल्यू है और जेड एल की वैल्यू, इसको किस फॉर्म में लिखना है अपन को, आयोटा की फॉर्म में लिखना। तो उस आयोटा की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपना, देखो जब विद्युत स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा की बात करें यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की, विद्युत स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा, तो आंतरिक प्रतिबाधा क्या होगी अपने पास, आंतरिक प्रतिबाधा होगी अपने पास, देखो आंतरिक प्रतिबाधा की बात करें तो यानी वैल्यू कितनी है जेड ई क्यू बराबर किसके होना चाहिए रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कितना होगा आर ई क्यू, प्लस का क्या आएगा आयोटा आएगा। अब यहाँ पे प्रतिघात यानी रेजिस्टेंस, प्रतिघात अपन मान सकते हैं एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, या तो एक्स एल लिखते हैं या एक्स सी लिखते हैं, यानी कैपेसिटर के लिए सी लिखते हैं, इंडक्टर के लिए एल लिखते हैं। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे ओनली एक्स लिख लेते हैं। अब अपन बात करते हैं किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, आयोटा एक्स यानी विद्युत स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा के लिए बात करें। तो इसको मैं कर देता हूँ, जब ई क्यू है तो यहाँ पे भी ई क्यू। यदि इसको आप फॉर्मूले के रूप में लिखना हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो प्रतिरोध तो क्या हो जाएगा आर प्लस का आयोटा और साथ में एक्स, तो इसके इक्वल ये आता है। अब इसको अपन दोनों के लिए अलग अलग लिख लें। यदि लोड के लिए लिखे तो देखो लोड के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, लोड के लिए तो आएगा अपने पास जेड एल इज इक्वल टू प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आर एल प्लस का आयोटा और साथ में क्या आ जाएगा एक्स एल। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी और इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो अब अपन क्या लिख सकते हैं, ये अपन ने क्या लिखी वैल्यू लिख ली, यानी इस बेस पे क्या लिख ली अपन ने इम्पीडेंस के आयोटा के फॉर्म में वैल्यू लिख ली। तो अपने पास जेड ई क्यू हो गया आर ई क्यू प्लस आयोटा एक्स ई क्यू, जेड एल हो गया आर एल प्लस आयोटा एक्स एल। अब अपन बात करते हैं इसमें धारा, इस सर्किट में क्या हो रही है करंट प्रवाहित हो रही है यानी करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो मान लेते हैं कि अपने पास किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। मान लिया कि ये करंट कितना अपने पास आई है, तो मैं यदि इसमें क्या है एक ही वोल्टेज सोर्स की क्या एक ही है तो अपन लिख सकते हैं कि माना कि परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी है, या माना कि कंसीडर द करंट ऑफ फ्लो ऑफ आई। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे प्रवाहित धारा आई है। जब प्रवाहित धारा आई है तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं ओम का नियम लगा सकते हैं। तो ओम का नियम लगाए तो क्या आएगा देखो अपने पास, यानी अपन क्या निकाल सकते हैं करंट निकाल सकते हैं यहाँ पे, यानी V इज इक्वल टू तो क्या आता है अपने पास आई आर आता है। यदि I इज इक्वल टू करें तो क्या आ जाएगा अपने पास V बाय आर। अब यदि सर्किट के बेस पे देखें तो देखो V कितना है अपने पास, ये तो क्या अपना ओम के नियम से लिखा है अपन ने। तो देखो V कितना है अपने पास, V की वैल्यू क्या है वोल्टेज की यानी ई क्यू, यानी I तो हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा ई क्यू अपॉन में आर क्या है। अब देखो आर ये भी है और ये भी है, यानी दोनों कैसे लग रहे हैं अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं अपन उनको ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा जेड क्यू प्लस का जेड एल हो जाएगा इक्वेशन। अब अपने पास देखो इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे क्या करना है अपन को, एक जेड ई क्यू की भी वैल्यू है और जेड एल की वैल्यू कहाँ रखनी है इक्वेशन नंबर 3 में। तो इसमें मैं एक वैल्यू रखता हूँ, तो ये वैल्यू रखने पर क्या आएगा अपने पास, देखो वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास इक्वेशन नंबर यानी समीकरण 3 में 1 व 2 से मान रखने पर तो यह आ जाएगा अपने पास देखो I इज इक्वल टू ई क्यू, तो ऐसे का ऐसे रहेगा अपने पास ई क्यू ऐसे का ऐसे। और अपने पास देखो जेड ई क्यू की वैल्यू कितनी है समीकरण 1 से आर ई क्यू प्लस का आयोटा एक्स ई क्यू, फिर क्या अपने पास प्लस का जेड एल है, तो जेड एल की वैल्यू कितनी है अपने पास आर एल प्लस का आयोटा एक्स एल। अब यदि मैं इसको मोड फॉर्म में या परिमाण रूप में लिखूँ यानी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, देखो अपने पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखे तो यदि इसको मैं लिखता हूँ ई क्यू अपॉन में आर ई क्यू प्लस का आर एल एक साथ ले लेता हूँ, और जो आयोटा वाली टर्म है इन दोनों में से क्या निकालो आयोटा कॉमन निकालो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स ई क्यू प्लस का एक्स एल हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं इसको क्या करें अपन
इसको मैं लिखता हूँ किस फॉर्म में, मोड की फॉर्म में या मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, यानी परिमाण रूप में। देखो परिमाण रूप में कैसे लिखते हैं आयोटा वाली टर्म को, यानी अपने पास क्या है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसको z का मोड कैसे लिखते हैं अपन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, i इज इक्वल टू ई ई क्यू अपॉन में आर ई क्यू प्लस का आर एल हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास, अब देखो आयोटा तो यहाँ से हट जाएगा, तो ये रहेगा एक्स ई क्यू, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, एक्स ई क्यू प्लस का एक्स एल का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके साथ में क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड फॉर्म यानी परिमाण रूप में हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है, अपन को निकालना क्या है, यहाँ पे शक्ति निकालनी है। तो ये वाला तो किसकी वैल्यू निकली है, आई की। अब अपन देखते हैं कि शक्ति कैसे निकलती है। तो शक्ति इज इक्वल टू होता है पी इज इक्वल टू, यानी पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी और आई का मल्टीप्लाई, यानी मैं लिख सकता हूँ कि शक्ति की परिभाषा से या डेफिनेशन ऑफ पावर, तो शक्ति की परिभाषा से क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास शक्ति की परिभाषा से P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V और I। अब अपन बात करते हैं कि P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, V और I। अब V इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, IR होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि ओम के नियम से V इज इक्वल टू तो क्या होता है अपने पास, IR होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये कितना हो जाएगा अपने पास, I मतलब IR, I तो स्क्वायर हो जाएगा, ये I और ये I, तो I स्क्वायर और साथ में R। अब देखो शक्ति R कौन सा आएगा अपने पास, ई क्यू आएगा या एल आएगा, वो कैसे पता लगेगा, क्योंकि शक्ति तो अपन कहाँ निकाले, मैक्सिमम पावर यहाँ पे आना चाहिए, लोड पर आना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, R L आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी अपने पास, I स्क्वायर R L। तो ये हो जाएगी अपने पास इसकी पावर। तो देखो अपने पास क्या है, यहाँ पे I का मान है, तो I का मान अपन कहाँ रख सकते हैं, समीकरण 4 से 5 में, यानी I का मान 4 से 5 में रखने पर, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, वो वैल्यू निकालनी है। तो वो आ जाएगा, देखो इसको मैं हटा देता हूँ। देखो ये आ जाएगा अपने पास, यदि मैं वैल्यू रखता हूँ, यानी P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ई स्क्वायर अपॉन में, ये भी पूरा स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये क्या रहेगा अपने पास, आर ई क्यू प्लस का आर एल प्लस का स्क्वायर तो रहेगा अपने पास एक्स ई क्यू प्लस का एक्स एल का स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर एल है तो यहाँ पे आर एल। अब ये आर एल किस लिए लगाया, क्योंकि अपने पास जो मैक्सिमम पावर आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, लोड पे आ रहा है। तो लोड के लिए क्या आएगा अपने पास, प्रतिरोध रेजिस्टेंस आर एल आएगा। अब अपन क्या करते हैं, अपन को मैक्सिमम पावर निकालनी है। तो देखो मैक्सिमम पावर के लिए अपने पास ये पी मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए अपने पास, 0 हो जाए, यानी ये वाली टर्म हट जाए, तो पी क्या होगा अपना, मैक्सिमम होगा। तो अपन कह सकते हैं कि पी के अधिकतम मान के लिए, पी के अधिकतम मान के लिए ये हो जाएगा अपने पास एक्स सी क्यू प्लस का एक्स एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू यदि 0 होती है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम देगा। तो ये हो जाएगा अपने पास, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स सी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स एल। देखो तो एक रिलेशन तो अपन को ये काम में लेना है, यानी इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, 6 आ गई। अब अपन बात करते हैं कि ये क्या आ गया अपने पास, एक्स सी क्यू इज इक्वल टू माइनस एक्स एल। क्या मीनिंग होता है इसका, यानी अपने पास कह सकते हैं कि जो फर्स्ट इम्पीडेंस है अपना, यानी ये वाला रिएक्टेंस है और इसका रिएक्टेंस है, वो दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए। यानी अपन कह सकते हैं कि यदि एक अपने पास क्या है, कैपेसिटर है, या फिर एक क्या अपने पास सी है, तो दूसरा क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए। तो ये वाला इसका क्या मीनिंग है कि यदि अपने पास एक एल है तो एक सी होगा, या फिर एक सी है तो एक एल होगा, तभी वो क्या होगा, पी मैक्सिमम देगा। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे पी मैक्सिमम कितना होगा, तो यहाँ पे देखो पी मैक्सिमम, यानी ये वाली टर्म क्या हो जाती है, यदि 0 हो जाती है तो पी मैक्सिमम होगा अपने पास ई ई क्यू का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म 0, तो अपने पास रहेगी आर ई क्यू प्लस का आर एल का स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा, आर एल।
अब अपन देखते हैं कि मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, यानी मैक्सिमम किसी न किसी बिंदु पर आता है, किसी न किसी पॉइंट पर आता है। तो उस पॉइंट पर आने के लिए क्या करते हैं अपन, जो अपने पास जिस पॉइंट पर आना चाहिए उसके रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। तो इसका डिफरेंशियल होगा किसके रेस्पेक्ट में होगा, अपने पास देखो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल होना चाहिए इसका, देखो कैसे होगा डिफरेंशियल, यानी मैं लिख सकता हूँ डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू आर एल। तो ये हो जाएगा अपने पास डी पी मैक्सिमम अपॉन में डी आर एल इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, देखो यदि इसका डिफरेंशियल करना है तो क्या होना चाहिए अपने पास, ई ई क्यू तो मैं बाहर लिख लूँ, यानी इसको तो मैं लिख रहा हूँ डी बाई डी आर एल, ई ई क्यू बाहर आ जाएगा और इसको मैं यदि ऊपर ले जाके लिखूँ तो ये आर एल रह जाएगा और आर ई क्यू प्लस का आर एल का स्क्वायर हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल करते हैं। तो डिफरेंशियल होगा तो क्या होगा अपने पास, देखो यू वी से हो जाएगा या फर्स्ट सेकंड मान के कर लो। तो सबसे पहले तो ई ई क्यू तो मैं क्या ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, आर एल का क्या हो जाएगा अपने पास, देखो इसको मैं यदि ऊपर ले आया हूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म कहाँ आ गई, ऊपर आ गई, नीचे प्लस में 2 था ऊपर आ गया तो माइनस में 2। अब यदि इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो आर एल का तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये टर्म ऐसे की ऐसे रह जाएगी, आर ई क्यू प्लस का आर एल की पावर -2। फिर क्या होगा, पावर का अवकलन होगा, तो पावर इस पहले तो किसका किया, इसका किया, ये टर्म ऐसे की ऐसे। अब क्या करेंगे अपन, ये तो ऐसे की ऐसे रखेंगे तो ये ऐसे की ऐसे, आर एल तो ऐसे का ऐसे रख दिया, इसकी पावर का होगा तो क्या होगा -2 और आर ई क्यू प्लस का आर एल और क्या हो जाएगा -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ई ई क्यू ये हो जाएगा अपने पास आर ई क्यू प्लस का आर एल, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा अपने पास -2 आर एल, और इसको मैं लिख सकता हूँ कि आर ई क्यू प्लस का आर एल का 3। अब क्या करूँ मैं यहाँ पे, इसको यदि बाहर निकाल लो यानी इस टर्म को बाहर ले लो तो ये क्या आ जाएगा ई ई क्यू, यदि यहाँ पे ये बाहर ले लिया तो आर ई क्यू प्लस का आर एल का -2 बाहर ले लिया तो ये आना चाहिए अपने पास 1 माइनस का 2 आर एल और अपॉन में क्या आ जाएगा आर ई क्यू प्लस का आर एल। अब देखो यहाँ पे बाहर क्या लिया है -2 लिया है तो यहाँ पे 3 है तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा अपने पास ये वाली टर्म रहेगी। अब अपन कह सकते हैं कि जब मैक्सिमम पॉइंट निकालना हो तो मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए इधर किसके इक्वल रखना पड़ता है, 0 के इक्वल। तो 0 कौन सी टर्म होगी अपने पास, देखो 0 कौन सी टर्म हो सकती है, ये होगी या ये होगी। देखो ये तो क्या अपने पास वोल्टेज सोर्स है यानी ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, यदि ये 0 हो जाता है तो सर्किट में करंट ही प्रवाहित नहीं होगी, तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अपने पास 0 के इक्वल होगा वो कौन सी टर्म होगी, ये वाली टर्म होगी। तो अपन कह सकते हैं कि ई ई क्यू और आर ई क्यू प्लस का आर एल है -2 इक्वल टू, तो क्या होगा नॉट इक्वल टू 0, और ये वाली टर्म है वो किसके इक्वल होगी 0 के इक्वल टू 2 आर एल आर ई क्यू प्लस का आर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 आर एल आर ई क्यू प्लस का आर एल। इसको मैं यदि सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसको इधर भेजो तो आर ई क्यू प्लस का आर एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आर एल, और आर ई क्यू उधर जाएगा तो यानी इसको उधर भेजे तो क्या बचेगा अपने पास आर एल, यानी जो आर ई क्यू की वैल्यू आई वो किसके इक्वल आ गई अपने पास आर एल के इक्वल। अब अपन को प्रूफ क्या करना था, प्रूफ ये करना था कि अपन ने यहाँ पे क्या माना था, जो इसका इम्पिडेंस यानी जो इसका माना था वो माना था अपन ने जेड ई क्यू प्लस का आयोटा एक्स ई क्यू माना था। अब ये वाला क्या माना था अपन ने, तो ये वाला जो आना चाहिए वो रिजल्ट क्या आना चाहिए अपने पास जेड ई क्यू माइनस का आयोटा एक्स ई क्यू आना चाहिए। तो ये वाली जब लोड के लिए बात करेंगे तो क्या आएगा वो टर्म आनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने पास देखो आर ई क्यू क्या आ गया आर एल के इक्वल आ गया, एक्स ई क्यू किसके इक्वल आ गया -XL के। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दी थी, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या दी थी, देखो इक्वेशन फर्स्ट तो क्या थी अपने पास जेड ई क्यू इज इक्वल टू आर ई क्यू प्लस का आयोटा एक्स ई क्यू। यहाँ पे मैं यदि बात करूँ कि जेड ई क्यू की मान कितना आएगा, तो जेड ई क्यू कितना आना चाहिए अपने पास, देखो आर ई क्यू किसके बराबर आ गया आर एल के, तो ये हो गया आर एल। यहाँ पे ये प्लस आयोटा था तो यहाँ पे क्या आ गया -L, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का एक्स ई क्यू की जगह क्या रख सकते हैं समीकरण 6 से XL, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास माइनस में रिजल्ट। यानी देखो अपन ने माना तो कैसा था प्लस में माना था, यानी मैं लिख सकता हूँ कि ये कहाँ से आया इक्वेशन नंबर 6 से।
तो अपन ने माना कैसा था, ये प्लस में माना था, पर अपना रिजल्ट कैसा आया, माइनस में आया। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पावर ट्रांसफर हो रहा है वो कितना हो रहा है अपने पास, मैक्सिमम हो रहा है। तो अपना स्टेटमेंट भी यही था कि जेड ई क्यू प्लस आइटा एक्स ई क्यू है, वो यदि इसका कॉन्जुगेट आ जाता है तो कॉन्जुगेट आ जाता है तो वो क्या होगा अपने पास, इसको मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करेगा। तो यही क्या थी अपनी थ्योरम थी। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो अपन कह सकते हैं कि ये तो क्या थी अपनी इक्वेशन नंबर 7 थी। इक्वेशन नंबर आपने जो स्टार्टिंग में मानी थी वो क्या थी, जेड एल की वैल्यू, यानी जेड एल की वैल्यू तो क्या मानी थी अपन ने, वही आर एल, और क्या माना था अपन ने, प्लस का आयोटा एक्सएल माना था। अब यहाँ पे देखो अपने पास जो जेड ई क्यू है और जेड एल की वैल्यू है वो कैसे आ रही है, यहाँ पे तो क्या मानी थी अपन ने, आर एल प्लस आयोटा एक्सएल, पर यहाँ पे क्या आ रही है, आयोटा माइनस का एक्सएल। तो अपन कह सकते हैं कि ये कैसे एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, यानी समीकरण कौन सी थी, 3 नहीं 2, तो समीकरण 2 और 7 से कह सकते हैं कि क्या ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, या फिर कह सकते हैं कि अपन क्या है, संयुग्मी है। तो ये क्या हो जाएगा अपना जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है वो ट्रांसफर थ्योरम हो जाएगी। तो ये हो गया अपना, क्योंकि यहाँ पे क्या आर ई क्यू इक्वल टू आर एल लिया और ये एक रिजल्ट आया अपने पास एक्स क्यू इक्वल टू माइनस एक्स एल, तो इसकी वजह से ये रिजल्ट आया अपना, और ये पावर की ये थ्योरम क्या हो रही है, प्रूफ हो रही है। तो ये वाली अपनी थ्योरम थी, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। करना कुछ भी नहीं है इसमें, सबसे पहले सर्किट डायग्राम लेना है, इसका ई क्यू वोल्टेज सोर्स माना है, ये क्या माना है अपन ने, आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल इम्पीडेंस माना है, ये लोड इम्पीडेंस है, यहाँ पे 2 टर्मिनल सर्किट है, इसकी वैल्यू यदि मैं x प्लस आयोटा वाई लेता हूँ तो इसकी क्या आनी चाहिए, x माइनस आयोटा वाई, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले क्या किया, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही थी, तो वो आई धारा के कारण क्या निकाला अपन ने, आई निकाल लिया कि ओम के नियम से। आई निकालने के बाद क्या लगाया अपन ने, ओनली पावर की डेफिनेशन यानी शक्ति की परिभाषा क्या होती है, P इज इक्वल टू वी आई, तो वी आई वी की जगह ओम के नियम से क्या लगाया, उसकी टर्म लिख दी और उसमें केवल वैल्यू रखी और इसको सॉल्व आउट किया। तो अपने पास एक रिजल्ट ये आ गया था आर क्यू इज इक्वल टू आर एल, एक आया था एक्स क्यू इज इक्वल टू माइनस एक्स एल। तो ये यहाँ पे थ्योरम क्या हो जाती है अपनी, हेंस प्रूव हो जाती है। तो यही आपकी क्या थी, थ्योरम थी। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसका एक न्यूमेरिकल भी देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगी अपने पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो आप कह सकते हैं कि जब ये वाला इसके ऑपोजिट आ गया, यानी ये वाला और ये वाला क्या आ गया अपने पास, कॉन्जुगेट आ गया। कॉन्जुगेट आने का मीनिंग है तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ से जो वोल्टेज सोर्स से जो अपने पास जो पावर का ट्रांसफर होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। इसके बाद अपन एक सॉल्व करेंगे अपन इसका एक न्यूमेरिकल। तो अपन ने थ्योरम पढ़ ली थी, थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूव कर चुके थे सर्किट एनालिसिस से। अब अपन लेके आते हैं एक न्यूमेरिकल। तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या होता है, ये इस थ्योरम का कैसे यूज होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास न्यूमेरिकल है कि अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय यानी जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है उसी के द्वारा यूज लेते हुए क्या निकालना है अपन को, आर एल का मान। आर एल का मान यानी यहाँ पे जो जेड एल है उसी का आर एल का मान निकालना है, यानी रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस का मान निकालना है। तो मान ज्ञात करो तथा मान ज्ञात करो यदि आवृत्ति का मान 300 हर्ट्ज यानी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो अपन को दे रखी है 300 हर्ट्ज, तो धारिता का मान ज्ञात करो। धारिता यानी अपन को जो कैपेसिटर का सी होता है वो चीज़ निकालनी है, तो वो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले देखो फाइंड आउट कैसे होगी अपने पास। यदि यहाँ पे मानते कि ये वाला कि अपने पास जेड ई क्यू की वैल्यू कितनी है 120 प्लस आयोटा 50, अब वो कह रहा है कि अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय द्वारा हल करो। तो अपन जानते हैं कि ये थ्योरम है, तो ये थ्योरम क्या कहती है कि अधिकतम शक्ति संचरण क्या कहती है कि जेड ई क्यू यदि 120 प्लस आयोटा 50 है तो जेड एल कितना होना चाहिए अपना, जस्ट इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए यानी 120 माइनस का आयोटा 50 होना चाहिए। यानी मैं इसकी वैल्यू लिखूँ जेड एल की, तो जेड एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, आर एल प्लस का आयोटा एक्स आएगा, यानी ये तो रिएक्टेंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा। यदि आर एल की वैल्यू देखो यहाँ पे जेड एल की वैल्यू अपन ने कितनी लिखी है, जेड एल की वैल्यू लिखी है 120 माइनस का आयोटा और साथ में क्या आ जाएगा 50। तो अपन कंपेयर करके लिख सकते हैं कि यदि 1 और 2 को मैं कंपेयर करूँ तो क्या निकल जाएगा अपना, आर एल की वैल्यू निकल जाएगी, यानी समीकरण 1 और 2 की तुलना से
समीकरण 1 व 2 की तुलना से क्या आ जाएगा लगभग जेड एल यानी आर एल की वैल्यू, तो आर एल की वैल्यू तो क्या देगा अपन को, देखो आर एल तो कितना आ जाएगा अपने पास 120, यानी 120 क्या आ जाएगा ओम। तो जो लोड होगा वो तो क्या होगा अपने पास 120 ओम का होगा। बाकी बात करते हैं अपन प्रतिघात की, तो प्रतिघात यानी रिएक्टेंस कितना आ गई, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास x इज इक्वल टू -50। इस माइनस का कोई मीनिंग नहीं होता, तो ये माइनस क्या अपने पास मीनिंगलेस है। अब अपन बात करते हैं इसमें अपन को निकालना क्या है, c निकालना है, यानी c की वैल्यू यानी जो धारिता का मान होता है वो कैसे निकलेगा। तो धारिता का मान आप निकाल सकते हो अच्छे से, कैसे निकालोगे बताओ, धारिता का मान कैसे निकालोगे आप, यदि एक्स एल या एक्स सी निकालना हो तो मैं बात करता हूँ अपने पास क्या एक्स सी की, यानी धारिता तो एक्स सी होगा अपने पास। यदि इसका मान निकालना हो तो वो क्या होता है अपने पास ओमेगा सी होता है। यदि ओमेगा सी होता है तो ये क्या होगा अपने पास ओमेगा सी होगा। तो ये कैसे निकलेगा अपने, ओमेगा को मैं कन्वर्ट कर दूँ 2πf में, ओमेगा इक्वल टू 2πf सी हो जाएगा। अब अपन को सी तो निकालना है, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2πf और एक्स सी। तो अब अपने पास देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, यानी सी निकालना है तो 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू एफ कितना है फ्रिक्वेंसी यानी 300 हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा 300 हर्ट्ज इंटू एक्स सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो ये हो जाएगा अपना लगभग टोटल 10 पॉइंट के समथिंग आएगा, 61 माइक्रोफेराडे के समथिंग। तो ये इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पे पूछता कि इस एक्स एल यानी इंडक्टर पूछ लेता, यानी प्रेरकत्व का मान ज्ञात करो वो पूछ लेता, तो यहाँ पे क्या करते, यदि प्रेरकत्व पूछता तो इसमें डिफरेंस क्या था, केवल एक्स एल इज इक्वल टू क्या होता अपने पास ओमेगा एल होता, तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 2πf एल होता। तो ये इस तरह से क्या निकालते अपन इसकी वैल्यू निकालते, तो ये वाला क्या हो जाएगा अपना न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो ये इस बेस पे आएगा। तो अपन ये सब जानते थे, वैल्यू तो सिंपल सा है, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। पहले वाली 2 थ्योरम थी बहुत लेंथी जरूर थी, पर ये वाली थ्योरम है इंपॉर्टेंट है। तो आपके लगभग जो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है अपने पास 4-5 नेटवर्क थ्योरम है, तो उसमें से या तो उस बेस पे क्वेश्चन आता है या फिर क्या आती है अपने पास थ्योरम्स आती है। तो ये थ्योरम आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मिल ही जाएगी, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये सब काम आपको करना है। तो आज के लिए अपन को इतना ही था। तो अपनी ये थ्योरम कंप्लीट होती है इस बेस पे न्यूमेरिकल। अब अपनी 2 थ्योरम शायद और बची, एक तो मिलर प्रमेय में है, एक थेवेनिन थ्योरम है, तो वो भी अपन नेक्स्ट एक क्लास में करेंगे और अपना ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो लास्ट में मैं इसकी आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी दूंगा, तो वो भी आपको सॉल्व करके बताने हैं। तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।